नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से झारखंड के चुनाव में बागियों ने सभी दलों की हालत खराब कर रखी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बागी से सारे दल परेशान है, उससे एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि बागियों द्वारा मैदान में उतरे जाने से चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, यानी कि इंडिया ब्लॉक हो, दोनों गठबंधन बुरे तरीके से परेशान है। वैसे नामांकन वापस करने के अंतिम तारीख से पहले बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने बागियों को मनाने का प्रयास किया और भाजपा ने इसका नाम भी रखा ऑपरेशन बागी क्लीन। ये अंदर खाने इस तरह की बात चल रही थी और चुनावी मैदान में उतरने से पहले नाराज नेताओं को साधने में कई बड़े नेता, उसमें हिमंता बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष, निशिकांत दुबे, सरीखे नेता मैदान में उतरे। और यहां तक कि पोटका, जहां से अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वहां भी बागी नेताओं को मनाने के लिए अर्जुन मुंडा की पत्नी को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह के बागी किस तरीके से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। और चुनावी समीकरण अगर नहीं बदल रहे होते तो जरा सोचिए, रविंदर राय के बारे में भी चर्चा थी कि वो या तो जेएमएम में शामिल हो जाएंगे या गिरिडीह के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रविंदर राय को मना लिया गया और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। और वैसे कई नेता हैं जिनको मनाया गया, लेकिन उसके बावजूद आप ये जान लीजिए कि बीजेपी को तकरीबन 30 से ज़्यादा नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया गया, जो कि किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं हुआ। और इसी तरीके से कांग्रेस, जेएमएम के कई ऐसे नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी से टिकट ले लिए और कांग्रेस और जेएमएम को उन्हें पार्टी से निकालना पड़ा। इसलिए दोनों मुख्य गठबंधन को बागियों से खतरा है, निर्दलीय से खतरा है और उनको लग रहा है कि ये अगर चुनाव में बने रहे तो हमारा समीकरण गड़बड़ा सकता है। और इस बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर इस तरह की समस्या है और किस तरीके से कांग्रेस, जेएमएम उस तरफ, बीजेपी, आजसू इस तरफ इन समस्याओं से जूझ रही है। इस बारे में हम करेंगे गंभीर चर्चा, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में एक नेता, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। हम पार्टी के बागी नहीं हैं, हम व्यक्ति विशेष के बागी हैं। हम परिवारवाद के विरोध में हैं और वंशवाद के विरोध में हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि हमारी पार्टी का निर्माण ही हुआ था परिवारवाद का विरोध में, और हमारे पार्टी के जो संस्थापक पंडित दीनदयाल या अन्य जितने भी हमारे संस्थापक सदस्य थे, उनका ही ये कथन था कि अगर पार्टी में भी अगर विरोध गलत तरीके से किसी को टिकट बंटवारे में होता है तो पार्टी कार्यकर्ता को विरोध करना चाहिए। हमने वही काम किया है, हमने कोई नया काम नहीं किया है। हम सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर पूर्वी में जो कभी ये व्यवस्था नहीं थी कि जमशेदपुर पूर्व में एक राजतंत्र को एक सक्रिय करने का जो काम हो रहा था, हमने उसको रोक लगाने का काम किया है। हमने बस एक व्यक्ति विशेष का, एक परिवार का हमने विरोध किया है। तो ये आपने सुना, ये बीजेपी के लॉयल कार्यकर्ता है, लेकिन ये नाराज इस बात से हैं कि जमशेदपुर पूर्व से रघुवर दास के रिश्तेदार को टिकट क्यों दे दिया गया। और दरअसल इसीलिए कह रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी की हमेशा से अवधारणा रही है। हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम कैंडिडेट के खिलाफ हैं। मतलब बहुत साफ है कि जिसको टिकट दिया गया वो परिवारवाद, वंशवाद के तहत आता है, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। ऐसे कई तरह के नाम हैं जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हैं जिनके साथ हम चर्चा कर आपको बताएंगे
कि किस तरीके से झारखंड का चुनाव बागियों की वजह से गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों गठबंधन में इस बात का भय है कि बागी हमारा खेल बिगाड़ सकते हैं, और सिर्फ बागी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के भी खतरा है कि ये भी हमारा खेल बिगाड़ सकते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि कितने सीटों पर ये खेल खराब कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 30 से ज्यादा नेताओं को बर्खास्त किया। तो हमारे साथ श्याम किशोर चौबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ कैलाशपति मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। चौबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि झारखंड में ये बागी उम्मीदवार जिस तरीके से दोनों घटक दलों के लिए, दोनों गठबंधन के लिए सिरदर्दी बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी से चुनाव का परिणाम काफी इधर उधर हो सकता है? मतलब पूरा इक्वेशन समीकरण बिगड़ सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें आपने जो अभी बताया, इसमें एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंडिया ब्लॉक है, जिसे महागठबंधन भी बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस, झामुमो, राजद और माले 4 पार्टियां हैं, तो माले को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी 3 के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि झामुमो में भी कुछ हद तक, बाकी कांग्रेस में और राजद में तो बागियों का खड़ा होना दूध भात जैसा रहा है। भाजपा में ऐसा कम से कम झारखंड में पहले बहुत नहीं देखा गया था। इस बार कई नेताओं को मना लेने के बावजूद 30 को, जिस प्रकार से 30 बागियों को कल भाजपा ने निष्कासित किया, ऐसे ही कल झामुमो ने 7 नेताओं को निष्कासित किया, कांग्रेस ने 3 नेताओं को निष्कासित किया। तो बागियों से इनको खतरा तो है, और मुझको लगता है कि भाजपा में इस बार कुछ ज्यादा ही बागी है। भाजपा में इस बार ज्यादा बागी है। जी हाँ, ज्यादा बागी है। और इसके पीछे जो कारण है कि मतलब इस बात को स्वीकार करने में मेरे ख्याल से भाजपा नेताओं को भी कोई ऐतराज नहीं होगा कि भाजपा में जो झारखंड भाजपा में जिस प्रकार का संगठन तैयार किया गया या लोगों को टिकट दिया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको आप प्योर भाजपा नहीं कह सकते हैं, जो किसी न किसी दल से कभी न कभी आए हुए हैं। और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर असंतोष तो था ही, चुनाव में वो फूट पड़ा है। चुनाव में ये फूट पड़ा। जी बोलिए। दूसरी बात ये हुई कि भले ही शीर्ष स्तर पे भाजपा परिवारवाद का क्या कहिएगा कि पानी पी पी कर परिवारवाद को कोसती रही है कांग्रेस और बाकी दलों के लिए। इस बार झारखंड के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तो स्पष्ट दिख रहा है। भाजपा में झारखंड में अब तक कुल 7 मुख्यमंत्री हुए हैं, ये और 12वीं सरकार चल रही है। 24 वर्ष हुए, जिसमें 3 वर्ष राष्ट्रपति शासन भी रहा। इन 7 मुख्यमंत्रियों में से 5 मुख्यमंत्री, हालांकि वे पूर्व हैं, भाजपा के पास, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तब तो भाजपा में ही थे। अर्जुन मुंडा हैं, रघुवर दास हैं, चंपाई सोरेन हैं, मधु कोड़ा हैं, और इन लोगों को सबके परिवार को टिकट दिया गया। बाबूलाल मरांडी तो खुद ही खड़े हैं धनवार सीट से। चंपाई सोरेन खुद अभी मतलब संजोग से उनके हाथ मुख्यमंत्री पद लगा था, 3-4 महीने रहे थे और तुरंत विरोध, मतलब जैसे हेमंत सोरेन जेल से आए, इनको मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा, फिर ये भाजपा में चले गए और अपनी सरायकेला सीट से तो खड़े ही हैं। इनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी बगल की घाटशिला सीट से टिकट मिला है। खुद इनको तो मिला ही, इनके बेटे को भी मिला है। फिर उधर देखिएगा कि बाघमारा सीट से ये हैं
ढुल्लू महतो जो पहले जेवीएम में थे, बाद में भाजपा के विधायक बने, फिर पिछले लोकसभा चुनाव में वो जीत गए भाजपा से, तो उनके भाई को टिकट दे दिया गया। ऐसे एक नहीं कई नाम है और भी हैं। मतलब जो परिवारवाद का विरोध भाजपा करती रही है और उसी परिवारवाद के चंगुल में भाजपा फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, और इसलिए फंस गई है और कई लॉयल कार्यकर्ता वर्कर इस बात से नाराज हैं और इसीलिए विद्रोह कर रहे हैं। कैलाशपति मिश्रा जी, क्या आपको विद्रोह की वजह यही दिखाई पड़ रही है? निश्चित रूप से सर, आपने सही कहा कि जो कार्यकर्ता अपने खून पसीने से पार्टी को खींचा है, और जब उनको लगा कि भाई ये हम तो यहाँ कहीं नहीं ठहर रहे हैं, हमको पार्टी से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो अपना बागी रूप अख्तियार कर लिए। और ये बागी भाजपा, सही सर ने, चौबे सर ने सही बोला कि ये बागी भाजपा में अधिक है, 30 से अधिक है। लेकिन सर, एक भाजपा के एनडीए गठबंधन के लिए एक जो बड़ा और कारण है, वो कारण है आजसू जो है, उसके लगभग 16 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होके खड़े हो रहे हैं डिफरेंट जगह से, जो उनके साथ आजसू के कद्दावर नेता रहे हैं। केंद्रीय महासचिव रहे हैं उमा शंकर रजक, वो जेएम में चले गए हैं। देखिए, हटिया से भरत शाह जी हैं, कांके से डॉक्टर अशोक नाग हैं, चतरा से अशोक गहलोत। तो ये एनडीए गठबंधन के लिए ज्यादा परेशानी का सबब हो रहा है बनस्पति की इंडी गठबंधन के लिए। और एकदम सही बात है कि अगर हम अपने पार्टी में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, और जब मौका मिला तो आप बाहर से किसी को इंपोर्ट करके उसको आप खड़ा कर दे रहे हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश हो रहा है। जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा था भाजपा का, वो पार्टी अपने नारे से, अपने सिद्धांत से धीरे धीरे दूर होती जा रही। जब, और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भाजपा का धीरे धीरे कांग्रेसीकरण होना। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो नाराजगी निश्चित रूप से जाहिर होगी, नाराजगी होगी। हम कुछ सीट का चर्चा करना चाहेंगे, इसलिए हम करना चाह रहे हैं क्योंकि अगर हम बरकट्ठा की बात करें, बरकट्ठा में यह है कि 2019 में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले अमित यादव को भाजपा ने टिकट दे दिया। अब वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और पिछली बार जो भाजपा प्रत्याशी रहे थे जानकी यादव, वो जेएमएम में चले गए। मतलब निर्दलीय जो जीते उसको बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया, अमित यादव को, जानकी यादव को जेएमएम में जाना पड़ा, और बीजेपी छोड़ करके कुमकुम देवी लोकहित अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रही। और कभी जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, बटेश्वर प्रसाद मेहता भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये गजब का चुनाव हो रहा है। जो निर्दलीय जीता था वो बीजेपी का सदस्य हो गया, जो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा था वो जेएमएम में चला गया, और जो झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ा था अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। तो ये अजीब तरह का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है बरकट्ठा में। ये हो क्या रहा है आशुतोष कुमार? ये कहने के को तो हम कहते रहे हैं कि वंशवाद, परिवारवाद, ये सारे फैक्टर्स, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस तरह की बात कही थी, लेकिन झारखंड में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ढुल्लू महतो के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, चंपई सोरेन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास के परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए एक लॉयल कार्यकर्ता कह रहे थे परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, कैंडिडेट के खिलाफ हैं। तो इतने बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को निकालना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, बर्खास्त करना पड़ रहा है। यह किस तरह का संकेत है आशुतोष कुमार? देखिए, राजनीति में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो चुनाव लड़े और वो किसी भी सदन में जाए। तो वैसे में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके मन में ये ख्वाहिश जरूर रही होगी कि वो चुनाव लड़ें। 5 वर्षों में कोई भी चुनाव होता है, काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए भी ये चुनाव किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि आपको ये याद होगा कि इन चुनावों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकती है। भाजपा की सरकार इन दिनों गठबंधन की सरकार के आश्रय
अपनी सरकार चला रही है केंद्र में, तो केंद्र में भाजपा की जो सहयोगी दल है वो भाजपा पर आक्रामक न हो और भाजपा को आंख न तरे रहे। ऐसे में राज्यों का चुनाव जीतकर भाजपा को यह दर्शाना बेहद जरूरी है कि वह काफी मजबूत है। जैसा कि हम सभी इसके साथ क्या हुआ, कांग्रेस ने कर्नाटक जीतकर अपने कई सहयोगी दलों के साथ अनायास कुछ हरकतें की, उनको तवज्जो नहीं दिया, उसको लगा कि हम काफी मजबूत हो गए, तो उसके बाद आपने देखा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए और वो वापस एनडीए में आ गए। ऐसी भी घटनाएं होती है। लेकिन यहां पर अभी राष्ट्रीय राजनीति में अगर भाजपा कमजोर होती है, राज्यों का चुनाव हारती है, तो उनके सहयोगी दल ये कहेंगे कि देखिए नरेंद्र मोदी का जादू फीका हो गया है और फिर वो बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। ऐसे में झारखंड का चुनाव भाजपा के लिए जीतना काफी अहम हो गया है, क्योंकि इसका जो पड़ोसी राज्य है वो बिहार है, अगले साल वहां भी चुनाव होना है। तो अभी पार्टी अपनी नीति, नियत और सिद्धांतों को नहीं देखेगी। भाजपा जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अभी कोई भी त्याग कर सकती है। अगर वो अपने बहुत किसी वरीय नेता को या किसी लॉयल कार्यकर्ता को भी बाहर निकाल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव हर कीमत पर जीतना है, भले ही उसूलों के साथ समझौता किया जाए, भले ही अपने लॉयल कार्यकर्ताओं की तिलांजलि दे दी जाए, लेकिन चुनाव जीतना है। और ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नाम हैं जिनको बर्खास्त किया गया। और जान लीजिए वो इस लिस्ट में कर्नल संजय सिंह हैं, पुष्प रंजन है, चंद्रमा कुमारी हैं, विनोद सिंह हैं, लक्ष्मी देवी पलामू, कुमकुम देवी, हर्ष अजमेरा, सुरेंद्र मोदी, बटेश्वर मेहता, बांके बिहारी हजारीबाग और जूली यादव दुमका शामिल है। इसके अलावा बलवंत सिंह, संतोष पासवान लातेहार, मिसिर कुजूर गुमला, अरविंद सिंह खरसामा, चितरंजन साहू बोकारो, हजारी प्रसाद साहू। क्या श्याम किशोर चौबे जी, अगर इस तरह का असंतोष है तो क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या नेताओं को मिला लेने से कार्यकर्ताओं का दिल जीता जा सकता है? देखिए, कुछ नेताओं को मिला है आपने ना, मतलब जो लोग बागी बनना चाह रहे थे, विद्रोह कर रहे थे या असंतुष्ट थे, उसमें से कुछ को आपने पटा लिया, लेकिन बाकी जो आप नाम पढ़ रहे हैं इनको तो आप नहीं कर सके। दूसरी बात की कार्यकर्ताओं में संदेश तो इनको देना पड़ेगा कि भाई हम आपको महत्व देते हैं। महत्व देने के लिए है क्या कि हर कार्यकर्ता को महत्व नहीं दिया जा सकता है, अवसर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसमें जो उन कार्यकर्ताओं को जो लीड करते हैं उनको आपको महत्व तो देना होगा। भाजपा पहले ऐसा करती भी थी, लेकिन इस बार मुझको लगता है कि ये भाजपा की बड़ी चूक है। अभी मैं बता रहा हूं कि कुछ दिनों पहले भाजपा के ही एक नेता ने, मतलब मध्यम दर्जे के नेता हैं, उन्होंने मुझको कुछ नाम फॉरवर्ड किया था, बल्कि बाद में उन्होंने उसको फेसबुक पे भी शेयर कर दिया था कि भाजपा जिन 68 सीटों पे लड़ रही है उसमें 35 ऐसे लोग हैं, कैंडिडेट हैं जो भाजपा ओरिजिनल नहीं है, मूल भाजपा के नहीं, कहीं न कहीं से आए हुए हैं, आयातित रहे। तो इसका असंतोष तो लोगों में रहेगा। दूसरी बात कि भाजपा जिस प्रकार से इस बार समझौता की, आशुतोष जी जो बोल रहे थे, सेंट्रल लेवल पे जो हुआ है, आप सोचिए कि यहाँ पे उनको आजसू को ज्यादा, पिछली बार आजसू को इन लोगों ने दरकिनार किया था तो उसका फल भोगना पड़ा था। इस बार उनको एक सीट, टुंडी पे विवाद था, टुंडी छोड़ दीजिए तो बाकी मुंहमांगी सीटें आजसू को मिली। जदयू को भी 2 सीटें मिली जिसका नामो निशान मिट चुका था। ये लोजपा आर को भी एक सीट, चतरा जैसी इंपॉर्टेंट सीट दी गई। तो और दिलचस्प बात है कि यहाँ स्थानीय समाचार पत्रों में, जैसा कि चुनाव के टाइम में होता है, बड़े लीडर्स का इंटरव्यू छपता है, तो भाजपा के कम से कम 2 बड़े नेताओं का ये कहना था कि हम परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है। जीतने में
सवाल है आप कैसे जीतेंगे। जीत सकता है कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है, लेकिन आप कैसे जीतेंगे और जीत हार कहां पे छिपा हुआ है। झारखंड टिपिकल टाइप का राज्य है, आप जानते होंगे, सब कोई जानता है। यहाँ 81 सीटें हैं, 81 सीटों में 28 सीटें एसटी हैं, जनजातीय उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। उन्हीं 28 सीटों पे हमेशा जीत हार तय होती है। अगर आधा आधा बंट जाती है सीट, 14 या 16 12 इस ढंग से भी बंटती है तो बीजेपी सरकार बना लेती है। पिछली बार भाजपा को यहाँ केवल 2 सीटें मिली थी। चिंता की मूल बात यही है, और यही बात चिंता की इंडिया ब्लॉक की भी है। हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 वर्षों में, सच कहिए तो आदिवासी आदिवासी रटते रही, उनके लिए नीतियां बनाती रही, उनके लिए कुछ कार्य भी करती रही। उनका फोकस वही रहा कि 28 में से जो 26 सीटें हमारे पास हैं, संजोग से 26 सीटें हैं, इसलिए कि एक सीट जेवीएम के पास थी, वहां बाई इलेक्शन हुआ तो वहां कांग्रेस जीत गई। तो इस प्रकार 26 सीटें हैं तो हम इनको बचाए रखें। 5 साल से भाजपा भी उस पे केंद्रित है, बाकी सीटों पे है सो है। 28 सीटों का चंक बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उन पे ये लोग केंद्रित हैं। अभी भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, कल इंडिया ब्लॉक का गारंटी पत्र जारी हुआ। 7 गारंटियां, भाजपा ने 5 प्रण दिए, उन्होंने 7 गारंटियां दी। बाकी अभी घोषणा पत्र अन्य दलों का आया नहीं है, तो उसको भी अगर देखा जाए तो वो जनजातीय क्षेत्रों पे, जनजातीय आबादी पे वो केंद्रित है। नहीं, और जनजातीय आबादी पर केंद्रित है वो तो दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से नारे गढ़ रही है, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लगातार हेमंता विश्व शर्मा, तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जनजातियों पर खतरा है, जनजातियों को की पहचान पर खतरा है, जनजातियों को अपना घर बार छोड़ करके जाना पड़ रहा है। कह रहे हैं बेटी रोटी मिट्टी को बचाने का संकट है, और इसलिए जरूरत है कि जनजाति समझें कि उसका असली हितैषी कौन है। चौबे जी, क्या जो बीजेपी इन नारों को गढ़ रही है, और खास तौर पर जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे कहने को इंचार्ज जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन अक्सर सुने जाते हैं वहां हिमंता विश्व शर्मा। उनका चेहरा ज्यादा देखा जा रहा है, उनकी जुबान ज्यादा चल रही है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये मुद्दा वहां लोगों के दिलो दिमाग में घुस रहा है? क्या आदिवासी इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनकी आबादी 44 से 28% हो गई 2011 सेंसस के हिसाब से? तो क्या आदिवासी इस बात को लेकर के भयभीत हैं क्या? मुझको तो ऐसा नहीं लगता है। मुझको अभी ऐसा नहीं लगता है कि आदिवासी उस ढंग से, पूरी आदिवासी कम्युनिटी उस ढंग से उधर हुई है। खास करके इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, मेरी समझ से लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद भाजपा का झारखंड विधानसभा चुनाव अभियान प्रारंभ हो गया था, और नारे गढ़ने और बातें करने, और खासकर जो आप अभी शायद नहीं कह पाए, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला और डेमोग्राफी चेंज का मामला ये उठाते रहे, और दोनों तरफ से हो रहा है। इनका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ सरकार करा रही है, उनका कहना है कि बांग्लादेश झारखंड की सीमा से सीधे सटा हुआ नहीं है, वो अगर उधर से आ रहे हैं तो रोकने की जवाबदेही किसकी है। और अभी इस पर हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, एक पीआईएल दाखिल हुआ है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। कुछ बांग्लादेशी तो पहले से हैं, और दूसरी बात यह है, ये एक समझने की बात है निरपेक्ष भाव से, क्या पिछले 5 वर्षों में ही बांग्लादेशी अगर यहाँ आए तो आए, या इसके पहले नहीं थे क्या? और थे तो जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहां उन पे रोकने की क्या व्यवस्था हुई, यहाँ वो आए ही कैसे? नहीं, चलिए आप फेयर एनफ जो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे को बहुत तूल दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता को अपने पाले में ले आया गया है।
जी सीता सोरेन भी इस पाले में आ जी चुकी हैं। सवाल जी ये उठता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के भी कई मामले वहां पर दिखाई पड़े, जी अरे जी कई नेताओं के घर पे करोड़ों अरबों रुपए दिखाई पड़े, आईएएस के जी घर पे करोड़ों करोड़ अरबों रुपए जी दिखाई पड़े, जी ऐसे जी जी में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सारे मुद्दे क्या लोगों के दिलो दिमाग पे छा रहे हैं? क्या लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है उसमें बहुत हद तक सत्यता है और इसलिए सरकार बदलने की जरूरत है? बागी से परेशानी है, वो बात समझ में आती है। किसी दल जी के ज्यादा बागी हो, इसका मतलब बहुत साफ है कि उस दल से ज्यादा लोग टिकट लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका जी एक मतलब ये भी है कि उस दल से टिकटार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, या उस दल का माहौल अच्छा चल रहा है, मौसम के हिसाब से वो दल के पक्ष में हवा बह रही है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर बहुत सारे लोग पार्टी के ही लोग हराने में लग जाएंगे, आप भीतर घात को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा हरियाणा में 12 सीटों पे समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हुए, आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हुए, और 12 सीटों पर तो ऐसे हार गई इंडिया अलायंस, जिससे कांग्रेस ने समझौता करना बेहतर नहीं समझा। तो इसी तरीके से झारखंड में भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कई जगह पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। बड़ा सवाल यही है। मैं आ रहा हूं चौबे जी आपके पास। कैलाश जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या ये बात दिखाई पड़ती है कि जो मुद्दे बीजेपी सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को सामने रख रही है वो आदिवासियों के दिलो दिमाग पर कोई असर डाल पा रही है क्या? सर, आपने दो बातें इससे पहले कही, मैं पूरा उस बातों का उद्धरण करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान से अधिक एक्टिव वहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, और हेमंत जी की जो बातें होती हैं वो हिंदू मुस्लिम के लाइन पे जाती है। बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठ रहा है। बीजेपी आदिवासी के साथ साथ वहां हिंदू मुस्लिम फैक्टर पे भी काम कर रही है, और ये फैक्टर बहुत मजबूत फैक्टर है, हिंदू मुस्लिम का फैक्टर, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको बीजेपी बहुत सिरे से धीरे धीरे। और दूसरी बात यह है कि आपने सही कहा कि अगर कार्यकर्ता किसी पार्टी की नाराज हो जाए तो वोट कन्वर्ट करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और बीजेपी में ऐसा लग रहा है कि उनके जो नेता हैं अधिकांश विक्षुब्ध बीजेपी में है, आजासू में है, तो वो लोग कितना वोट को कन्वर्ट करवाएंगे। और जहां तक आदिवासी की बात है तो आदिवासी को लेकर तो अपर हैंड जेएमएम का है। लगातार उसके पिछले चौबे सर ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कई सालों से लगातार वहां की जो राज्य सरकार है वो फोकस की हुई आदिवासी वोट पे। और हाँ, ऑफकोर्स बाहरी वोट जो है उसमें बीजेपी की तरफ झुकाव है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा सर कि बीजेपी वहां हिंदू मुस्लिम के लाइन पे जा रही है, और अगर उस लाइन पे चलती चली गई, बार बार लोग कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और ऐसी बातें हो रही हैं बहु बेटी, और उसमें सर एक बात और है कि कन्वर्जन वहां हो रहा है, वहां मतलब झारखंड में खास करके उसको रोकने के लिए बीजेपी जो नारे गढ़ रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा बीजेपी के प्लस में चीजें दिख रही हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ता उनका इनवाइट हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा भगवान जाने। नहीं, कार्यकर्ता इनवाइट हो जाए तो रिजल्ट तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ेगा। पर आशुतोष जी ये बताइए, कई बार जिस दल के पक्ष में हवा बहती है, लाख भीतर घात हो, विरोध हो, उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि जनता पार्टी को वोट देती है, जनता मुख्य नेता को चुनती है। और झारखंड में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात तय नहीं है। आशुतोष जी, क्या लग रहा है, चेंज परिवर्तन की बयार बह रही है झारखंड में? ये बागी वागी कितने भी उतर जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप क्या देख पा रहे हो वहां पे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आप कह भी रहे थे कि झारखंड में नेताओं के घर पर, नहीं, हम क्या कह रहे थे, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, हमारी बात छोड़िए। आप क्या कह रहे हैं सो बताइए। बिल्कुल, झारखंड आज पूरे देश में कमोबेश, अगर हम बेबाकी से कहें तो लोग ये कसीदे करते हैं कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आप झारखंड चले जाइए। ये लोग आज तुकबंदी करते हैं
ये आम लोगों में ये परिभाषा है। पहले भी पूर्व में भी हम लोगों ने कई उदाहरण देखा है, कैमरे पर हम लोग सीधे तौर पर नहीं बोल सकते हैं। कई विभागों में जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार होता है, लूट होता है, और झारखंड आज पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी राज्यों में से है। और झारखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां की जनता उस बात से इत्तेफाक नहीं रखती होगी। तो ऐसे में परिवर्तन की बयार तो बह ही रही है। और खास तौर से भाजपा ने जिस तरीके से आदिवासी मूल की समस्या उठाई है और उनके जो बहु बेटियों की समस्या उठाई है, जिस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है, उनके ऊपर जातियां की जा रही है, उसको जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। वहां पर भाजपा किसी तरीके से अपने बयानों में की आक्रामकता को कम नहीं कर रही है। तो पूरे तरीके से आक्रामक रुख अपना रखा है भाजपा ने। उन्हें विकास का सपना भी दिखाया जा रहा है। और भाजपा की जो कोर पॉलिटिक्स का एजेंडा रहा है हिंदू मुस्लिम, और उस पे भी काम चल रहा है। और तमाम तरह के जो हथकंडे वो अपनाए जा रहे हैं। तो पूरी ताकत भाजपा ने झोंक दी है। भाजपा का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी दिख रहा है। और झारखंड के जो पूर्व सीएम थे वो भी अभी भाजपा के तरफ आ गए हैं। नहीं, वो ठीक भी है। बहुत आपने ये बात कह दी कि झारखंड के पूर्व सीएम भाजपा के तरफ आ गए हैं। चौबे जी मुस्कुरा भी रहे हैं। चौबे जी ये बताएं कि चंपई सोरेन भी आ गए, आदिवासियों के लिए भाजपा चिंतित है, वो बात भी साफ दिखाई पड़ रही है। निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कहा कि 100 पंचायत है, सैकड़ों पंचायत हैं जहां महिलाएं जनजाति समाज से आती हैं, लेकिन उनके पति मुसलमान हैं। जो ये मुखिया पति का कॉन्सेप्ट है, तो क्या हो रहा है कि दरअसल इफेक्टिव है मुखिया पति, पत्नी नाम का कागज पर हैं, और जो वो कहते हैं ना कि रिजर्व क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र से जनजाति महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, पर वो सारा पावर इंजॉय करते हैं कौन? तो उनके पति, जो कि मुखिया पति हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बहुत सारा ऐसा इलाका जहां आदिवासी बाहुल्य होता था, अब वहां लोगों की कमी होने लगी है, वहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है, गिफ्ट डीड्स बन रहे हैं। क्या ये सब का प्रचार जिस तरीके से भयानक तरीके से भाजपा कर रही है, वो कह रही है हम चुनाव में आएंगे तो भगाएंगे ऐसे लोगों को, क्या ये सारा इफेक्ट, इस सब का इफेक्ट जो है आदिवासियों वोटर्स पर क्या हो रहा है? क्या उनके बीच इस बात की चर्चा है कि चंपैदा क्यों जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में चले गए? क्या उनके बीच इस बात की चर्चा है कि आपकी माटी, आपकी बेटी, आपकी रोटी पे खतरा मंडरा रहा है, और ये खतरा मंडरा किससे रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठिए से। मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दें। देखिए, चंपई सोरेन जो भाजपा में चले गए, तो वो तो साफ साफ स्पष्ट है ना भाई कि उनको और उनके बेटे को दोनों को टिकट चाहिए था। दूसरी बात कि चंपई सोरेन कितना इफेक्टिव होंगे, ये मैं कहूं कि वो कोल्हान इलाके में आते हैं। जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें 3 जिले हैं, और उसमें 14 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। और उन 14 सीटों में 9 सीटें, शायद 9 सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। और एक दूसरी बात की, जो झारखंड में ट्राइबल आबादी है, इनकी 32 जातियां हैं, 9 भाषाएं हैं, और हर जाति एक दूसरे के लिए बहुत वैल्यू नहीं देती है। आप देखिए, शिबू सोरेन तमाड़ से खड़े हुए थे, मुंडा बहुल इलाके से हार गए थे, शिबू सोरेन जैसा नेता। तो हर जातियों में अपना अपना उनकी क्या कहिएगा पॉकेट बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन अपने भी कोई बहुत वोट से नहीं जीतते रहे हैं। वो कितने वोट से जीतेंगे या बाकी सीटों पे कितना प्रभाव डालेंगे, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बात कि जिस डेमोग्राफिक चेंज की बात कही जा रही है, वो स्पेशली संथाल परगना में है। संथाल परगना में 18 सीटें हैं, और 18 में से पिछली बार भाजपा को 4 सीटें मिली थी, और वहां पे 7 सीटें रिजर्व है, ट्राइबल रिजर्व है। और जो डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है, मैं कह रहा हूं कि अभी भी वो मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जवाब देना है, और जो जवाब मिला है उससे
अरे तो ने जनता की अदालत में भी विचाराधीन है, या जनता की अदालत में जनता ने दिमाग बना रखा है, मन बना लिया है और उस पर फैसला चुनाव के दिन दे देगी, लेकिन आपसे जो बातचीत होगी तो जनता क्या कहती है? जनता अभी मेरी समझ से संथाल परगना में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड फेज में चुनाव है 20 तारीख को। दूसरी बात कि अभी उस पे बहुत फोकस नहीं है सभी लीडर्स। इधर है जो फर्स्ट फेज की 43 सीटें हैं, इस पे सब लोग फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन 43 सीटों में भाजपा के पास केवल 13 सीटें हैं। अभी मूल भाजपा के पास केवल 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों पे इन 43 फर्स्ट फेज के इलेक्शन का जो ट्रेंड होगा वो सेकेंड को इफेक्ट करेगा। तो सेकेंड में अभी उतना जोर नहीं है, केवल एक तरह से कहिए कि खानापुरी के रूप में वहां पे अभी चुनाव प्रचार हो रहा है। रही नहीं बात तो हमें आप ये भी बताइए कि पिछली बार तो आजसू से भी गठबंधन नहीं था ना, इसका भी नुकसान हुआ। इस बार आजसू गठबंधन में है तो इसका फायदा होना चाहिए, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जैसा कि आप खुद बता रहे थे कि आजसू के ही 16 उम्मीदवार मैदान में है, तो ये फायदा लेकर के आए हैं या नुकसान लेकर के आए हैं? आजसू के ही नहीं, एक पिछले लोकसभा चुनाव में एक नया दल बना जेकेएलएम और उसने भी प्रत्याशी खड़े किए हैं। और आजसू का बेसिकली वोट बैंक कुर्मी रहे हैं, महतो रहे हैं। और वो जो जयराम महतो की पार्टी है वो भी वही है, वो भी हर जगह है। और लोकसभा चुनाव में उसने स्पेशली धनबाद, हजारीबाग, रांची, चतरा में अच्छी खासी ये कहिएगा कि वोटिंग अपने पक्ष में करा पाई थी। तो वैसी स्थिति में कितना वोट बटेगा और ये सभी करीब लग रहा, मैं समझ गया, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूं। आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा प्रयास कर रही है पर हवा अभी भी जेएमएम के पक्ष में बह रहा है। कैलाश जी साहब, जेएमएम अभी बहुत पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। टसल बहुत जबरदस्त है, इसलिए अभी क्लियर कुछ कहना है बह रही है। आने से थोड़ा सा अपर हैंड बीजेपी का जरूर रहेगा। पिछले चुनाव में देखिएगा तो बहुत मार्जिनल वोट से बीजेपी ने कई सीटें वहां नहीं अपर हैंड रहेगा। चलिए मैं इस बात को मान रहा हूं, कई नेताओं को मिला लिया, आजसू से समझौता कर लिया, जेडीयू भी साथ आई है, एलजेपीआर भी साथ आई है, ये सारा बात है। लेकिन नेगेटिव पक्ष भी है। आपके 68 में से 35 उम्मीदवार आयातित हैं, तो जो 35 आपके पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जो पोटेंशियल कैंडिडेट अपने को मान रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे? वो कभी चाहेंगे कि ये आयातित उम्मीदवार जीतें? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात, आपने आजसू को जो 10 टिकट दिया है और उसके 16 बागी उम्मीदवार खड़े हैं, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर फायदा होगा या नुकसान होगा? ये बड़ी घटना है। तीसरी बड़ी बात, ये तो चलिए मैं एनडीए की बात कर रहा था कैलाशपति जी, चौबे जी बेहतर बताएंगे। समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, उनके भी कई बागी उम्मीदवार हैं और जान लीजिए उनमें से भी कई लोगों को पार्टी से निकाला गया। और आपको बता दें कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है। मतलब फ्रेंडली फाइट मतलब समझ लीजिए अलायंस में है, लेकिन कहीं पर लड़ाई उस तरह की हो रही है। फ्रेंडली फाइट 3 सीटों पे है, 3 सीटों पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 81 सीटों में अगर 10-15 सीटों पर भी आपका बागी से, अंतर विरोध से, निर्दलीय से हार मिलती है, तो आपका काम तो खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल खराब होगा। कैलाश जी क्या कहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को पांकी से, मुनेश्वर उरांव को लातेहार से, इसराफिल अंसारी को गोमिया से, ये तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया और इनको 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, ये जान लीजिए। तो अब सवाल उठता है कि जैसे धनवर सीट है, धनवर सीट पर बाबूलाल मरांडी खड़े हैं
और उनके खिलाफ जेएमएम और सीपीआई-एमएल दोनों ने अपने कैंडिडेट उतारे। तो क्या माना जाए कि बाबूलाल मरांडी को इंडिया ब्लॉक जिताना चाह रहा है क्या? इसीलिए आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहा है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सर इसमें साजिश की बू आ रही है उनको जिताने के लिए, और दोनों खड़े हुए हैं। और सर उतना ही नहीं, आपने सही बोला कि दो जगह जैसे कि विश्रामपुर है, छतरपुर है, जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने चुनाव लड़ रही है, वहां क्या स्थिति होगी। ये कई फैक्टर हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए भी, उनके लिए भी राहें आसान नहीं है, मुश्किलें हैं उनके लिए भी। तो उनको भी इससे दो चार होना पड़ेगा और एनडीए को भी दो चार होना पड़ेगा। जो भीतर घातियों का जो सवाल है सर, दोनों दरों में नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं आशुतोष जी, विश्रामपुर छतरपुर में भी कांग्रेस आरजेडी आमने सामने, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, ये बात आप जान लीजिए। देखिए, आरजेडी जो पार्टी है वो कभी ये मानने को तैयार नहीं होती है कि उसका वजूद कहां है। राजद केवल बिहार में मजबूत है, झारखंड में उसे हेमंत सोरेन की पार्टी ने ठेंगा दिखाया है, ये जग जाहिर है। लेकिन राजद हमेशा केवल सत्ता की राजनीति करती है, वो गठबंधन की राजनीति कर ही नहीं सकती है। कांग्रेस हो चाहे उसके अन्य सहयोगी दल हो, वो केवल सत्ता की पूजा करती है। बिहार में भी वो कमोवेश इसी तरह की स्थिति। पर चलिए, सत्ता की पूजा तो मुझे लगता है सारी पार्टी करती है। अगर सत्ता की पूजा नहीं कर रही होती तो 68 में से 35 आयतित उम्मीदवार क्यों होते? क्या जरूरत है? अपना अपना जो आपका उसूल है उस पर हारिए और जीतिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सत्ता के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं ना। और सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई ऊपर के लोगों को सत्ता चाहिए, तो नीचे के लोग को क्यों नहीं एमएलए का पद चाहिए, क्यों नहीं एमपी का पद चाहिए, क्यों नहीं पार्टी में बड़ा जगह चाहिए? इसमें क्या गलत है? अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो भाई छोटा कार्यकर्ता एमएलए बनना चाहे तो इसमें बुराई क्या है? आप उपदेश नीचे वालों को दे रहे हैं और ऊपर जो बैठे हैं उनके लिए उपदेश क्या हुआ? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये बात तो है ना। अगर आप उपदेश अपने से नीचे वालों को दे रहे हैं चौबे जी, तो फिर आपको अपने लिए भी तो मापदंड तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए, स्पेशली खासकर बीजेपी की यही पहचान थी, जो मतलब पिछले 10 वर्षों में बड़ी तेजी से मिट रही है। आप अभी जो इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे थे सीटों का, तो मैं क्लियर करूं कि जैसे छतरपुर में आप दल की तो बात करते हैं, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है, लेकिन अब कैंडिडेट और आप डेमोग्राफी पे जाएंगे तो भाजपा की कैंडिडेट और राजद वाली कैंडिडेट दोनों सेम जाति, भुइयां जाति की आती हैं एससी में, और वो भुइयां बहुल इलाका है। तो ये दोनों अगर सीट आपस में बांटेंगी तो हो सकता है कांग्रेस को फायदा हो, संभव है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर। लेकिन वहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के जो उमाशंकर अकेला खड़े हुए, जो कांग्रेस के विधायक थे, सिटिंग एमएलए हैं बरकट्ठा में, बरही में, तो वहां पे वो नुकसान करेंगे। तो अलग अलग सीट पे मैन टू मैन, और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है कि आदमी भले सब कोई मंच से कहे और सब कोई माने कि नहीं, जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन खास करके हिंदी बेल्ट में चुनाव जाति आधारित ही होते हैं और ये जातियां बहुत प्रभावित करेंगी। और इसी ढंग से चुन चुन के हर पार्टी ने जो टिकट दिया है उसको अगर उसका अलग से विश्लेषण किया जाए तो जहां जिस जाति का प्रभाव है, जिस जाति की बहुलता है, वैसे लोगों को ही टिकट दिया गया है। नहीं, वैसे लोगों को टिकट दिया गया है, वो सारी बातें सही है, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि बीजेपी ने हर फ्रंट पर अपने किले को मजबूत करने का प्रयास किया है। चाहे उसको लगा है कि हमारे पास मजबूत आदिवासी नेता नहीं है, तो चंपई सोरेन को अपने पक्ष में ले आई बीजेपी को लगा कि संथाल परगना में हम जीत नहीं पाए, तो बीजेपी ने इसके लिए बहुत प्रयास शुरू कर दिया है और संथालियों को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि कैसे माटी बेटी रोटी को बचाना आपके लिए सबसे बड़ा
सबसे बड़ी जरूरत है। ये बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा बनाए हुए थे, बीजेपी अपने साथ ले आई है। क्या इस टोटल, ये जो सारा टोटल काम हुआ है, जो बीजेपी ने सारे दलों को मिला लिया, बाबूलाल मरांडी को मिला लिया, चंपई सोरेन को साथ ले लिया, उसके बाद बार बार कह रही है कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, कैसे उन्होंने जमीन कब्जाया, उनके लोगों ने कैसे पैसे बटोरे। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या भ्रष्टाचार का आरोप हेमंत सोरेन की सरकार पर चस्पा हो रहा है? जनता क्या महसूस करती है? या आप जमीन पर चौबे जी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार अब चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा जाति ही है और जाति पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, धर्म भी नहीं है? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। झारखंड की पहचान मतलब जब से बना सन 2000 से, उसके बाद से भ्रष्टाचार यहाँ हमेशा गूंजता रहा, ऐसा नहीं है कि पहले। और बीजेपी अगर भ्रष्टाचार कहेगी तो मधु कोड़ा उनके पास हैं, कमलेश सिंह उनके पास हैं, भानु प्रताप शाही उनके पास हैं, ये सारे लोग तो उनके पास चले गए हैं अब, जिन पर आरोप लगाती रही है। सीता सोरेन खुद इसमें राज्यसभा चुनाव में 2012 के राज्यसभा चुनाव में कैश फॉर वोट मामले को झेल रही हैं, उसमें सुनवाई चल रही है। ऐसे कई लोग हैं। भ्रष्टाचार अब मेरी समझ से आर्थिक भ्रष्टाचार मतदाताओं को बहुत। तो चलिए मैं सीधा सवाल आपसे पूछूं, मैं सीधा पूछ रहा हूं क्योंकि समय भी अब समाप्ति की ओर है। अगर आप अभी देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, खुल करके बोलिए, तो आपको अपर एज किसका नजर आता है? अगर मैं पूछूं कि एज किसका नजर आता है, भले ही बागी हो, भले ही भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, भले ही गो दीदी योजना हो, भले ही सिलेंडर का दाम कम हो रहा हो, सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए हेमंत सोरेन जेल गए हो, इन सब के बावजूद आपको अपर एज किसका दिखाई पड़ता? अगर मैं सीधा सवाल करूं तो सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि अपर एज होना है तो भाजपा का ही होना है, इसलिए कि वो तो सिमटी हुई थी 25 पे ना, उसको बढ़ना है, इनको बचाना है, इनको आक्रामकता दिखानी है, इनको रक्षात्मक ही खेलना है, थोड़ा बहुत आक्रामक होके। तो एक चीज आप गौर करेंगे कि 2019 में जो तत्कालीन एनडीए सरकार थी उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था। हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है लेकिन निराशा जरूर है। तो इसका एज भाजपा को ही मिलना है, लेकिन वोट आते आते तक कितना वो ले पाएंगे इस पे डिपेंड करेगा। अब जैसे अगर टाइम हो आपको तो मैं एक उदाहरण से समझा दूं। बिल्कुल टाइम है, आप बताइए प्लीज। अभी देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में पिछले साल इसी 9 दिसंबर में चुनाव हुआ था, तो वहां पे जैसे दीदी योजना लागू की गई थी, उसी तर्ज पे यहाँ पे अभी वर्तमान जो इंडिया ब्लॉक सरकार है, इसने मैया सम्मान योजना लाई, 1000 रुपया महीना 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को देने का, और दे रही है। और जैसा जगह जगह पोस्टर छपा है उसमें यह है कि 57 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है, 2 किस्तें मिली हैं, तुरंत शुरू की गई। ये सब चुनावी टिकड़म ही है। उसको देख के फिर भाजपा ने, जो आप बार बार बोल रहे हैं, इसने गोगो दीदी योजना शुरू की कि हमारी सरकार आई तो हम 2100 रुपए महीने देंगे। इसका पलड़ा जैसे भारी होता देखा, सरकार ने तुरंत अपने लास्ट कैबिनेट में अक्टूबर में कर दिया कि हमारी सरकार आई तो हम दिसंबर से 2500 रुपए महीने देंगे। आप देखिए, बोली लग रही है एक तरह से, मैं तो कहता हूं ये सीधे सीधे बोली लग रही है, रिश्वत दी जा रही है मतदाताओं को। अब अभी जो भाजपा ने 2-3 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें दिया है कि हम 2100 रुपया महीना देंगे हमारी सरकार आई तो हमको ये बताएं कि जो इस सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि हम दिसंबर से 2500 रुपया महीना देंगे, तो क्या आप उसको कर्टेल करेंगे? आपको भी कैबिनेट डिसीजन लेना होगा ना, कि वो सरकार बोल के गई, डिसीजन लेके गई थी कि हम 2500 देंगे, आप क्या उसको 2100 पे ले आएंगे या 2500 पे जाएंगे? ये स्थिति क्लियर नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं। और अपर एज बट नेचुरल है कि चूंकि भाजपा पिछले बार बहुत उम्मीद से कहीं ज्यादा पिछड़ गई थी, तो अपर, और 5 साल से वो मेहनत भी कर रही है, जो आप बता रहे थे या सब लोग जानते हैं कि नया स्ट्रक्चर ही उसने तैयार किया, और उस पे चुनाव के दृष्टिकोण से
जून के बाद से वो इसके नेता लोग यहाँ आ रहे हैं और संगठित कर रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका लब्बो लुआब समझ रहा हूं। आप बड़े ही साफगोई से एक बात कह रहे हैं और वो ये है कि 2019 में बीजेपी इसलिए हारी थी क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश था, और इस बार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ निराशा जरूर है पर आक्रोश नहीं है, आक्रोश नहीं है। तो इस बात का मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी इंप्रूव तो करेगी, पर क्या इस हद तक इंप्रूव करेगी कि वो सरकार बनाने की हालत में हो? और ये बात आप कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि हेमंत सोरेन ने के सरकार में लाख भ्रष्टाचार हुआ हो, हेमंत सोरेन पर भले ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देने का सवाल हो, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ गुस्सा नहीं है, निराशा जरूर है। क्या इसका फायदा हेमंत सोरेन को मिलेगा और झारखंड में क्या एक बार फिर से इतिहास बनेगा कि जो सरकार थी उसका रिपीटेशन होगा? कैलाश जी, आप कैसे देख रहे हैं? मैं चाहूंगा आप इस पर कमेंट्स दें। अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ बोलिए। मतलब मेरा सर ये कहना है कि प्लस पॉइंट हेमंत के तरफ ये है, जैसे सर ने बताया कि लोगों में आक्रोश नहीं है, लेकिन जेल जाने के बाद ईडी जो उनको जेल ले गई, थोड़ा सा सिंपैथी लोगों का, स्थानीय लोगों का उनके प्रति है, जो आदिवासी वोट है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हेमंत का। चलिए, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम दिग्गज को मैदान में उतार दिया है, बीजेपी क्लोज फाइट को हमेशा अपने पक्ष में ले जाना जानती है, क्योंकि बीजेपी की तमाम मशीनरी, बीजेपी के तमाम अनुसांगिक संगठन बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी क्लोज फाइट को अपने पक्ष में जरूर ले जाती है, ऐसा देखा जाता रहा है। ऐसे में बीजेपी के इतने महारथी मैदान में हो और महागठबंधन ब्लॉक के तरफ से एक महारथी लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हों, तो भी क्या महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के नेता हेमंत सोरेन बाजी मार लेंगे या बीजेपी अपनी तमाम रणनीतियों की वजह से हेमंत सोरेन को पटक देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये जितने बागी हैं बीजेपी में ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, इसका असर चुनाव में क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि बागी सिर्फ एनडीए को ही नहीं बल्कि महागठबंधन की भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, AIMIM भी मैदान में है और इसी तरीके से कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। और हम ये जानते हैं कि किस तरह सपा और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस को सरकार बनाने से रोक दिया था। तो फिर सवाल यही उठ खड़ा होता है कि इतने क्लोज कंटेस्ट में जहां 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, वहां का परिणाम क्या होगा? निश्चित तौर पर लोगों की दिलचस्पी इसको जानने में बनी रहेगी। रोज दिन जो खबरें वहां से आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चौबे जी आपका, कैलाशपति मिश्रा जी आपका और आशुतोष कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।